आज हम सीखेंगे घातांकों के 5 नियम। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी संख्या जैसे 64 को हम उसके घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4 की घात 3 व्यक्त कर सकते हैं, जहां संख्या 4 आधार यानी बेस तथा 3 इसका घातांक यानी एक्सपोनेंट है। इस रूप को पढ़ा जाता है 4 की तीसरी घात। क्या आपको पता है इन रूपों के उपयोग से हम बड़ी गणितीय संक्रियाएं चुटकियों में हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें घातांकों के नियमों को अच्छे से जानना बेहद जरूरी है। तो आइए इन नियमों को समझें। चलिए जानते हैं एक ही आधार वाली घातों के गुणन का नियम। मान लीजिए हमें 2 समान आधार वाली घातों का गुणन करना है, जैसे 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 3। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, हम 4 की घात 2 के लिए 4 का स्वयं से 2 बार गुणा करेंगे। इसी प्रकार 4 की घात 3 के लिए 4 का स्वयं से 3 बार गुणा करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं 4 का स्वयं से कुल 2 धन 3 बराबर 5 बार गुणा किया जा रहा है, इसलिए इसे हम 4 की घात 5 से निरूपित कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि गुणन की जाने वाली संख्याओं का आधार परिणाम के आधार के बराबर है। इसी के साथ गुणन की जाने वाली संख्याओं के घातांकों का योग परिणाम के घातांक के बराबर है। चलिए एक और उदाहरण ले। हम ऋण 4 की घात 5 गुणा ऋण 4 की घात 3 बराबर ऋण 4 की घात 8 लिख सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि परिणाम का घातांक गुणन की जाने वाली संख्याओं के घातांकों का योग है। इन उदाहरणों के आधार पर क्या आप एक ही आधार वाली घातों के गुणन के लिए कोई व्यापक नियम बना सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, हम कह सकते हैं कि एक शून्यतर पूर्णांक यानी नॉन जीरो इंटीजर a तथा पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स m और n के लिए a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n, यानी कि यदि गुणन की क्रिया में आधार समान हो तो हम सभी घातों का योग करके प्राप्त परिणाम को आधार के घात के रूप में लिखते हैं। अब चलिए जानते हैं एक ही आधार वाली घातों के विभाजन का नियम। चलिए 6 की घात 5 विभाजित 6 की घात 3 को सरल करें। 6 की घात 5 विभाजित 6 की घात 3 को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। 6 की घात 5 होता है 6 का स्वयं से 5 बार गुणन और 6 की घात 3 होता है 6 का स्वयं से 3 बार गुणन। इसे हल करने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है 6 गुणा 6 यानी कि 6 की दूसरी घात। अगर हम विभाजन की जाने वाली संख्याओं और परिणाम को देखें तो यह जाना जा सकता है कि परिणाम का घातांक विभाजन की जाने वाली संख्याओं के घातांकों के व्यवकलन का परिणाम है। आइए एक और उदाहरण ले। ऋण 8 की घात 7 विभाजित ऋण 8 की घात 2 को हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं। इससे हमें परिणाम प्राप्त होता है ऋण 8 की घात 5। इसलिए व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक शून्यतर पूर्णांक a तथा पूर्ण संख्याएं m और n के लिए a की घात m विभाजित a की घात n बराबर a की घात m ऋण n, जहां m n से बड़ा है। यानी कि यदि विभाजन की क्रिया में आधार समान हो तो हम भाज्य यानी डिविडेंड की घात में से भाजक यानी डिवाइजर की घात को घटाते हैं और प्राप्त भागफल यानी कोशेंट को आधार की घात के रूप में लिखते हैं। क्या हम एक घात की घात ले सकते हैं? आइए पता करें। चलिए 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 को हल करें। एक ही आधार वाली घातों के गुणन के नियम के उपयोग से इसे हम 4 की घात 2 धन 2 धन 2 इस प्रकार लिख सकते हैं, जो बराबर होगा 4 की घात 6 के। लेकिन यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 4 की घात 2 3 बार दोहराया गया है, इसलिए इसे ही हम 4 की घात 2 घात 3 लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 की घात 2 घात 3 बराबर 4 की घात 6। अब यहाँ आधार तो समान है, तो बताइए घातांकों में क्या संबंध होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ 2 गुणा 3 बराबर 6 होगा। इसे ही व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक शून्यतर पूर्णांक a तथा पूर्ण संख्याएं m और n के लिए
a की घात m की घात n बराबर a की घात mn। यानी कि जब घात की घात दी हो तो हम सभी घातों का गुणा करके प्राप्त गुणनफल को आधार के घात के रूप में व्यक्त करते हैं। इस नियम के आधार पर आप स्वयं से सत्यापित कीजिए कि ऋण 5 की घात 3 की घात 4 बराबर ऋण 5 की घात 12 है। अब चलिए जानते हैं समान घातांकों वाले घातों के गुणन का नियम। मान लीजिए हमें 2 और 5 के गुणन की संयुक्त घात 3 को सरल करना है। चूँकि घातांक 3 है इसलिए हम 2 गुणा 5 को 3 बार स्वयं से गुणा करेंगे। गुणन के क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एवं साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के उपयोग से हम संख्याओं का क्रम और समूह बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ हम संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। यहाँ 2 को स्वयं से 3 बार गुणा किया गया है इसलिए इसे हम 2 की घात 3 से निरूपित कर सकते हैं। इसी तरह हम 5 को भी 5 की घात 3 से निरूपित कर सकते हैं। अब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को देखकर हम कह सकते हैं कि अगर a और b दोनों शून्यतर पूर्णांक है और m एक पूर्ण संख्या है तब a और b के गुणन की संयुक्त घात m को a की घात m गुणा b की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि गुणन के लिए पदों की संयुक्त घात ही प्रत्येक पद की अलग घात होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि कोष्ठक की घात ही अंदर लिखे सभी पदों की घात होती है। इस समझ के साथ क्या आप समान घातांकों वाले घातों के विभाजन के लिए कोई नियम बना पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए इसे समझें। मान लीजिए हमें 2/5 की घात 3 को सरल करना है। यहाँ 2/5 की घात 3 बराबर 2/5 गुणा 2/5 गुणा 2/5 लिखा जा सकता है। इसे ही हम 2 गुणा 2 गुणा 2 विभाजित 5 गुणा 5 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, जिसे घातांकीय रूप में 2 की घात 3 विभाजित 5 की घात 3 लिखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि 2/5 की घात 3 बराबर 2 की घात 3 विभाजित 5 की घात 3 है। व्यापक रूप में अगर a और b दोनों शून्यतर पूर्णांक है और m एक पूर्ण संख्या, तब a और b के विभाजन की संयुक्त घात m को a की घात m विभाजित b की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि या हम कह सकते हैं कि a की घात m बटे b की घात m बराबर a बटे b की घात m है। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि कोष्ठक की घात ही अंदर लिखे सभी पदों की घात होती है। यहाँ हमने इन सभी नियमों को दर्शाया है। वीडियो रोककर इन्हें एक बार जरूर पढ़ें। तो आज हमने सीखा घातांकों के 5 नियम। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे घातांकों के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। घातांकों के नियमों का उपयोग कर p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात करने के लिए हमें बाएं पक्ष को हल करना होगा, जिससे कि हमें सिर्फ 8 यही आधार यानी बेस प्राप्त हो। तो चलिए 8 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 गुणा 8 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 4 को हल करें। अगर हमें 8 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 को सरल करना होगा तो हमें घातांक के कौन से नियम का प्रयोग करना होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम प्रयोग करेंगे a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात mn, जहाँ a एक पूर्णांक है और m और n दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। इस नियम के उपयोग से हम लिख सकते हैं 8 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 बराबर 8 के ऊपर घात 2 गुणा 3 बराबर 8 के ऊपर घात 6। इसी नियम के उपयोग से हम 8 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 4 को भी सरल कर सकते हैं। 8 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 4 बराबर 8 के ऊपर घात 3 गुणा 4 बराबर 8 के ऊपर घात 12। अब हम 8 के ऊपर घात 6 गुणा 8 के ऊपर घात 12 को हल करेंगे। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हम कौन से नियम का उपयोग करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम प्रयोग करेंगे a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n इस नियम का।
इस नियम के उपयोग से हम लिख सकते हैं 8 के ऊपर घात 6 गुणा 8 के ऊपर घात 12 बराबर 8 के ऊपर घात 6 धन 12 बराबर 8 के ऊपर घात 18 है। अब हम देखते हैं कि बाएं पक्ष में आधार 8 है और दाएं पक्ष में आधार 2 है। दोनों पक्षों में आधार बराबर करने के लिए हम 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 के ऊपर घात 3 से व्यक्त करेंगे। इस तरह से 8 के ऊपर घात 18 को हम 2 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 18 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ फिर से हम a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात mn इस नियम का प्रयोग करेंगे। इसके उपयोग से हमें प्राप्त होगा 2 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 18 बराबर 2 के ऊपर घात 3 गुना 18 बराबर 2 के ऊपर घात 54। अब अगर हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की तुलना करेंगे तो यह बताना आसान है कि p का मान 54 है। इसी प्रकार नियमों के उपयोग से हम जटिल सवालों को हल कर सकते हैं। अगला उदाहरण सरल कीजिए। चलिए इसे हल करें। पहले हम अंश स्थान को सुलझाएंगे। अंश को देखकर यह पता चलता है कि 4 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 3 इन दो संख्याओं में घातांक समान है। इसलिए यहाँ हम a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m इस नियम का उपयोग करेंगे। नियम के अनुसार 4 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 3 बराबर 4 गुणा 3 के ऊपर घात 3 बराबर 12 के ऊपर घात 3 यह संख्या लिख सकते हैं। अब हम 12 के ऊपर घात 3 गुणा 12 के ऊपर घात 12 को हल करेंगे। यहाँ आधार समान है, इसलिए हम a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n इस नियम का प्रयोग करेंगे। नियम के उपयोग से 12 के ऊपर घात 3 गुणा 12 के ऊपर घात 12 बराबर 12 के ऊपर घात 3 धन 12 बराबर 12 के ऊपर घात 15 यह संख्या प्राप्त होगी। अब चलिए हर के स्थान की संक्रियाओं को हल करें। चूंकि हमने अंश को आधार 12 के रूप में व्यक्त किया है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि हर को भी आधार 12 के रूप में व्यक्त किया जाए। a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m इस नियम के अनुसार हम 24 के ऊपर घात 5 को 12 के ऊपर घात 5 गुणा 2 के ऊपर घात 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी नियम के उपयोग से हम 2 के ऊपर घात 5 गुणा 6 के ऊपर घात 5 को 2 गुणा 6 के ऊपर घात 5 यानी कि 12 के ऊपर घात 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। चूंकि अब सभी संख्याओं का आधार 12 है, इसलिए हम a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n इस नियम का उपयोग कर 12 के ऊपर घात 1 गुणा 12 के ऊपर घात 5 गुणा 12 के ऊपर घात 5 को 12 के ऊपर घात 1 धन 5 धन 5 बराबर 12 के ऊपर घात 11 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम 12 के ऊपर घात 15 बटे 12 के ऊपर घात 11 को हल करेंगे। इसके लिए हम उपयोग करेंगे a के ऊपर घात m बटे a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m ऋण n इस नियम का। इस तरह से हम लिख सकते हैं 12 के ऊपर घात 15 बटे 12 के ऊपर घात 11 बराबर 12 के ऊपर घात 15 ऋण 11 बराबर 12 के ऊपर घात 4। तो दिए उदाहरण का सरल रूप है 12 के ऊपर घात 4। ध्यान रहे इस उदाहरण को हम अलग अलग प्रकार से भी हल कर सकते हैं, जैसे आधार 6 और 2 में व्यवस्थित कर या आधार 3 और 4 के रूप में व्यवस्थित कर इत्यादि। क्या आप इन विधियों से दिए सवाल को हल कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। अगला उदाहरण सत्यापित कीजिए। अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो उस संख्या का मान 1 होता है। आइए इसे सत्यापित करें। मान लीजिए b बराबर a के ऊपर घात m है। चलिए दोनों पक्षों को b से विभाजित करें। b बटे b बराबर a के ऊपर घात m बटे b। दाएं पक्ष में हम b का मान a के ऊपर घात m लिख सकते हैं, इसलिए b बटे b बराबर a के ऊपर घात m बटे a के ऊपर घात m। बाएं पक्ष में b को उसी संख्या से विभाजित किया जा रहा है, इसलिए इसका परिणाम 1 आएगा। दाएं पक्ष में हम घातांकों के विभाजन का नियम लगा सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत
विभाजन की क्रिया में आधार समान हो तो हम भाज्य वाली घात में से भाजक वाली घात को घटाते हैं और प्राप्त परिणाम को आधार की घात के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ हम a की घात m ऋण m बराबर 0 लिखेंगे, यानी कि a के ऊपर घात 0 बराबर 1 है। इससे यह सत्यापित होता है कि अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। आज हमने देखे घातांकों के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे घातांकों के नियमों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1, ईशान, नम्रता और विनय 4 के ऊपर घात 3 गुणा 4 के ऊपर घात 5 को सरल कर रहे थे। ईशान ने इसका जवाब प्राप्त किया 16 के ऊपर घात 15, नम्रता ने जवाब प्राप्त किया 4 के ऊपर घात 15 और विनय ने जवाब प्राप्त किया 4 के ऊपर घात 8। ज्ञात कीजिए किसने सही जवाब प्राप्त किया। कुछ बच्चे घातांकों के नियमों यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को ठीक से नहीं समझ पाते, इसके कारण उन्हें गलत परिणाम प्राप्त होता है। जैसे यहाँ ईशान ने 4 के ऊपर घात 3 गुणा 4 के ऊपर घात 5 को सरल करने के लिए आधारों यानी बेसिस का गुणा किया है और इसी के साथ घातांकों का भी गुणा किया है। इसके कारण उसे 16 के ऊपर घात 15 यह गलत परिणाम प्राप्त हुआ है। इसी तरह नम्रता ने आधार तो वैसा का वैसा रखा है, लेकिन परिणाम की घात प्राप्त करने के लिए उसने संख्याओं के घातांकों का गुणा किया है, इसलिए उसे 4 के ऊपर घात 15 यह गलत परिणाम प्राप्त हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि गुणन की जाने वाली संख्याओं का आधार समान है। जब आधार समान हो तो हम घातांकों को जोड़ते हैं, यानी कि a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n, जहाँ a एक पूर्णांक है और m और n पूर्ण संख्याएं हैं। इस तरह से यहाँ 4 के ऊपर घात 3 गुणा 4 के ऊपर घात 5 बराबर 4 के ऊपर घात 3 धन 5 यानी कि 4 के ऊपर घात 8 होगा। इसलिए विनय द्वारा दिया गया जवाब सही है, यानी कि ऑप्शन तीसरा दिए सवाल का सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, ज्ञात कीजिए 5 के ऊपर घात 6 विभाजित 5 के ऊपर घात 2 का परिणाम क्या होगा। 5 के ऊपर घात 6 विभाजित 5 के ऊपर घात 2 का विभाजन करते समय कुछ बच्चे आधार वैसा का वैसा रखकर दोनों संख्याओं के घातांकों का विभाजन करते हैं, जिससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 5 के ऊपर घात 3, यानी कि ऑप्शन 1 गलत जवाब है। कुछ बच्चे आधारों का विभाजन करते हैं और फिर घातांकों का विभाजन करते हैं, जिससे उन्हें जवाब प्राप्त होता है 1 के ऊपर घात 3। यह भी गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन दूसरा दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। सही समझ यह है कि जब हम दो ऐसी संख्याओं का विभाजन करते हैं जिनका आधार समान है, तब हम आधार वैसा का वैसा रखते हैं और घातांकों का व्यवकलन करते हैं, यानी कि a के ऊपर घात m विभाजित a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m ऋण n, जहाँ m n से बड़ी संख्या है। इस तरह से 5 के ऊपर घात 6 विभाजित 5 के ऊपर घात 2 बराबर 5 के ऊपर घात 6 ऋण 2 बराबर 5 के ऊपर घात 4 यह सही जवाब है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। मिथ्या धारणा 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 2 के बराबर है। कुछ बच्चों की यह मिथ्या धारणा होती है कि a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n होता है। इसके कारण वे 4 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 2 बराबर 4 के ऊपर घात 3 धन 2 बराबर 4 के ऊपर घात 5 लिखते हैं, लेकिन यह गलत समझ है। यहाँ योग के स्थान पर गुणन किया जाता है, यानी कि सही समझ है a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m गुणा n। इस तरह से हम 4 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 2 बराबर 4 के ऊपर घात 3 गुणा 2 बराबर 4 के ऊपर घात 6 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 गलत जवाब है और ऑप्शन 2 सही जवाब है। इसे ही आप निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं। हम 4 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 2 बराबर 4 के ऊपर घात 3 गुणा 4 के ऊपर घात 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी को हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं।
अब यहाँ 4 को स्वयं से 6 बार गुणा किया गया है, इसलिए इसे ही हम 4 के ऊपर घात 6 के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसलिए 4 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 2 बराबर 4 के ऊपर घात 6 लिखना सही है, जबकि 4 के ऊपर घात 5 लिखना गलत। इसी प्रकार बच्चे समान घातांकों वाली संख्याओं के गुणन के संदर्भ में भी एक गलती करते हैं। जैसे 3 के ऊपर घात 3 गुणा 5 के ऊपर घात 3 का गुणन करने के लिए बच्चे आधारों का गुणा कर परिणाम का आधार प्राप्त करते हैं 15, और इसी प्रकार घातांकों का गुणा कर परिणाम का घातांक प्राप्त करते हैं 9। इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 15 के ऊपर घात 9। सही समझ यह है कि a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m। इस तरह से 3 के ऊपर घात 3 गुणा 5 के ऊपर घात 3 बराबर 3 गुणा 5 के ऊपर घात 3 बराबर 15 के ऊपर घात 3, यह सही जवाब है। तो आज हमने देखी घातांकों के नियमों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती।